जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, करंट अफेयर का डोज का वीडियो है ये। ठीक है, आज 3 जनवरी है और आपका लक्ष्य, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके तैयारी कीजिए। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे प्रश्नों को मैं कवर करूँगा। करंट के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी मैं इसमें कवर करता हूँ। ठीक है, कोई एक प्रश्न आता है तो उसके स्टैटिक पोर्शन क्या हो सकते हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, वो सभी चीज़ें आपको इसमें मैं बताता हूँ। लगातार जो भी वीडियोस हैं उनको देखते रहिए। इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, चैनल पर जाइएगा, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं जो कल मैंने 3 प्रश्न पूछे थे उनको बता देता हूँ। तो पहला प्रश्न मैंने पूछा था कि भारत में कितने रामसर साइट्स हैं। तो 75 रामसर साइट्स हैं, याद रखिएगा। ठीक है, फिर एक प्रश्न मैंने पूछा था स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है। तो गुजरात के केवड़िया ज़िले में है, याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा बनाई गई है उसी को स्टैचू ऑफ यूनिटी दिया गया है और बहुत बढ़िया पर्यटन स्थल वो विकसित किया गया है। तो अगर मौका मिले आपको तो एक बार ज़रूर जाइएगा उसको देखने के लिए। ठीक है, और तीसरा प्रश्न मैंने कुछ पूछा था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर मुझे याद आएगा अभी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभी यहाँ देखते हैं। सबसे पहले जो पहला न्यूज़ है, पहली जो खबर है, आईएनएस अरनाला। अरनाला क्या है? ये एक तरीके की सबमरीन है बेसिकली। ठीक है, ये नौसेना में अभी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये इसके बारे में जानते रहिए, आइए आईएनएस अरनाला, क्योंकि परीक्षा में आपको पूछ लिया जाएगा कि आईएनएस अरनाला क्या है। तो ये एक तरीके की सबमरीन है जो कि सैलो वाटर में चलेगी। सैलो वाटर का मतलब होता है कि सबमरीन 2 टाइप की होती हैं, एक एक जैसे सैलो वाटर की होती हैं और एक डीप वाटर में। तो डीप वाटर वाली नहीं है ये, सैलो वाटर वाली है, मतलब छिछले जल में चलेगी ये, बहुत गहराई की आवश्यकता इसको नहीं है। ठीक है, तो ये चेन्नई में भारतीय नौसेना के कट्टुपल्ली जगह है चेन्नई में, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। तो ये जगह याद रखिएगा और ये याद रखिएगा किसने बनाया है इसको। तो GRSE द्वारा ये बनाया गया है। पूर्णतः ये स्वदेशी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये GRSE का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 1884 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? कोलकाता में। तो ये भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नौसेना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। भारतीय नौसेना जो है वो तीनों जो आर्म्ड फोर्स होती हैं उनमें से ये तीसरी है, या पहली, मतलब ऐसे ही मान सकते हैं कि 3 है जो आर्म्ड फोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो वो ये 3 में से एक है। ठीक, नौसेना। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, जो इसकी हाईएस्ट पोस्ट होती है, जो चीफ होते हैं वो अभी कौन है? एडमिरल हरि कुमार हैं। ठीक, याद रखिएगा ये। तो इस तरीके से जो प्रश्न कहीं अगर कोई बनता है तो उससे स्टैटिक पोर्शन भी, स्टैटिक जीके भी आप याद रखिए, ताकि कोई भी प्रश्न आपको पूछा जाए परीक्षा में तो वो गलत ना हो, याद आ जाए तुरंत। हो सकता है ये सब सारी चीज़ें आपको पता हों, लेकिन मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं पता है तो उनको लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया अभी? तो ये एलिडा ग्वेवेवारा करके हैं, एक क्यूबा की सोशल वर्कर हैं ये। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि ये पहला है, और ये पुरस्कार किस राज्य द्वारा जारी किया गया या दिया जाता है वो भी ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा दिया गया। तो ये केरल राज्य द्वारा दिया गया है। ये क्यूबा की जो सोशल वर्कर हैं उनको दिया गया है, एलिडा ग्वेवेवारा। ठीक, इनका नाम याद रखिएगा। इसमें $3000 की धनराशि दी गई इनको। तो ये याद रखिएगा, पहला है इसलिए ज़रूर याद रखिएगा। और ये किस राज्य द्वारा जारी किया गया, मतलब किस राज्य द्वारा दिया जाता है। बहुत सारे पुरस्कार हैं जो अलग अलग राज्यों द्वारा दिए जाते हैं, तो वो भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इसमें स्टैटिक पोर्शन देखते हैं कुछ। केरल राज्य के बारे में जान लीजिए। इसकी जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के गवर्नर कौन हैं अभी? तो आरिफ मोहम्मद खान हैं। ठीक है, CM यहाँ के कौन है? पिनराई विजयन है, ये याद रखिएगा। ठीक, ये कहाँ पर है? इसकी लोकेशन आप अगर देखेंगे तो लोकेशन, अगर आप ऐसे इंडिया का मैप अगर ऐसे बनाते हैं तो यहाँ पे इसकी लोकेशन यहाँ से यहाँ जो है मालाबार तट में है। ठीक है, देखिए अगर ऐसे देखेंगे तो केरल जो है बहुत ही मतलब समृद्ध उसमें आता है, स्टेट्स में आता है। ठीक है, जैसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट यहाँ पे है, एज पर सेंसर 2011 हाईएस्ट लिटरेसी रेट यहाँ पर है।
ठीक है। IMR जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है वो यहाँ पे सबसे कम है, सर्वाधिक कम जो है यहीं पे है। 100% प्राइमरी एजुकेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब समृद्ध और प्रगतिशील स्टेट्स में आता है, यानी कि यहाँ पे जो SDG गोल वगैरह है ये भी बहुत अच्छे तरीके से इनको मेंटेन किया जा रहा है, ठीक। याद रखिएगा बहुत सारी चीज़ों में केरला नंबर 1 पर है। टूरिज़्म के मामले में भी अच्छा खासा यहाँ पे घूमने फिरने की जगह है, तो अगर कभी मौका मिले तो जाइए आप घूमने, ठीक है। तो केरला बहुत अच्छी जगह है घूमने उमने के लिए, आप जाइए, यहाँ पे बीचेस वगैरह भी बड़े साफ़ सुथरे से होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ICC इमर्जिंग मेंस प्लेयर क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसको दिया गया है। तो ये 4 क्रिकेटर्स हैं, उनको दिया गया है। 4 में से जो मुख्य अपना जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो ये है कि अर्शदीप सिंह जो अपने बॉलर हैं भारत के, उनको दिया गया है। उनके साथ 3 अन्य खिलाड़ी भी हैं, अलग अलग देश के हैं, ठीक है। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये अर्शदीप से ज़्यादा प्रश्न बन सकता है। ICC के बारे में भी जान लीजिए, क्रिकेट की ये सबसे बड़ी संस्था है एक तरीके से, ठीक है। मेन गवर्निंग जो काउंसिल टाइप की ये है, सभी जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं इसके अंडर में आती हैं, ठीक है। उसमें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई में है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1909 में हुआ था, तो ये चीज़ याद रखिएगा। कुछ स्टैटिक पोर्शन भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा डीप में मत जाइए, लेकिन यह है कि कुछ कुछ चीज़ें जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उनको ज़रूर ध्यान रखिए। अच्छा, इसी में आप महिलाओं का भी ये याद रखिए, क्योंकि 2 भारतीय महिलाओं को भी दिया गया है, यास्तिका भाटिया को और रेणुका सिंह को। इनको एमर्जिंग प्लेयर वुमेंस प्लेयर क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के अवार्ड से नवाजा गया है, इनको दिया गया है, नामांकित किया गया है एक तरीके से। तो 4 इसमें भी हैं, 4 इसमें भी हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही भारतीय है, यहाँ पे 2 भारतीय महिलाएं हैं, ठीक, तो याद रखिएगा। चलिए, किस कंपनी ने हाल ही में टीबी उन्मूलन के लिए उत्तर प्रदेश और झारखंड छत्तीसगढ़ के साथ माऊ पे हस्ताक्षर किया है, यानी कि टीबी उन्मूलन के लिए किस कंपनी ने किया है। तो ये IOC ने किया है, ये याद रखिएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC, ये महारत्न कंपनी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, महारत्न कंपनी है, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था महारत्न, मिनी रत्न और ये सब के बारे में, देख लीजिएगा नहीं देखा तो। देखिए टीबी परीक्षा प्रश्न कैसे बनेंगे यहाँ पे परीक्षा में, ठीक है। एक तो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य याद रखिएगा 2025 भारत, वैसे तो वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो UN का जो गोल है, लक्ष्य है वो 2030 तक, ठीक है, 2030 तक टीबी का उन्मूलन। लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2025 याद रखिएगा, बहुत सारे लक्ष्य हैं उनको याद रखिएगा, 2025 तक टीबी का उन्मूलन करना है। उसी में ये सेंट्रल टीबी डिवीज़न के साथ यूपी स्टेट और छत्तीसगढ़, तो ये ध्यान रखिएगा। यूपी के CM कौन है, योगी जी हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल हैं, उनका नाम ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बहुत ही एक निर्णायक कह सकते हैं लैंडमार्क जजमेंट दिया है एक नोटबंदी पर, ठीक है। नोटबंदी जब हुई थी तो डेट याद रखिएगा, क्योंकि अभी करंट में न्यूज़ में रहा है तो हो सकता है कि पूछ ले। तो नोटबंदी कब हुई थी ये याद रखिएगा, 8 नवंबर 2016 को हुई थी, ठीक है। उस दिन से ही 1000 और 500 और 1000 के जो नोट थे वो मतलब इलीगल करार दे दिया गया था उनको, और कुछ 52 डेज़ का टाइम दिया गया था कि उतने दिन में सभी लोग उसको जमा कर दें और नई नोट ले लें, ठीक है। तो वो तरीका अपनाया गया था, तो उस पर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तो आप सोचिए कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया है, 5 जजेस की बेंच बैठी थी, तो 5 जजेस बैठे थे, उसमें से 4-1 में निर्णय दिया गया, यानी कि 4 का मत था कि ये सही है नोटबंदी, और एक जज जो है उन्होंने इसके अगेंस्ट बोला है, ठीक है। तो वो कौन से जज हैं उनका भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि उनका जरूर पूछा जा सकता है कभी कि वो कौन से ऐसे जज थे जो थी या थे कि उन्होंने उसके खिलाफ दिया है या नोटबंदी को गलत ठहराया था। तो न्यायमूर्ति बी नागरत्ना है, लेडीज़ हैं, ये महिला हैं, ठीक है। तो इन्होंने महिला जज हैं, तो इन्होंने इसके अगेंस्ट दिया है जजमेंट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 5 जजों की बेंच बैठी थी। ये संवैधानिक, जैसे कुछ किसी जो कोई बहुत खास मुद्दा होता है ना, कोई संवैधानिक मुद्दा होता है, संवैधानिक पीठ कही जाती है। संवैधानिक पीठ क्या होता है कि जिसमें 5 मतलब उसमें कम से कम 5 जज होंगे, 5 से ज़्यादा ही, मतलब मिनिमम 5 होंगे, प्लस ज़्यादा हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम जो है वो संवैधानिक पीठ के लिए 5 जजों की बेंच होनी चाहिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 से कार्यरत है, ठीक है।
और पहले भी था, लेकिन वो जैसे बोलते हैं ना कि 26 जनवरी 1950 से ही वो अपना मतलब भारतीय सुप्रीम कोर्ट हो गया। ठीक। प्रधान न्यायाधीश अभी कौन है ये याद रखिएगा, CJI कौन है, तो DY चंद्रचूड़ है, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये 50वें हैं। इसके पहले UU ललित साहब थे, तो उनका भी नाम याद रखिएगा, क्या पता पूछ ले। ठीक, तो ये याद रखिएगा। और इन्होंने RBI जो इसमें निर्णय क्या दिया गया था, निर्णय दिया कि भाई जो RBI एक्ट की धारा 26(2) के हिसाब से इन्होंने जो नोटबंदी की है वो सही माना है। ठीक है, तो 4-1 का जो फैसला दिया उसको सही ठहराया है। कॉन्सिक्वेंसेस पर इन्होंने बात नहीं की है इसमें, कि उसके परिणाम कितने सफल रहे नहीं रहे क्या रहे, वो नहीं बताया इसमें, कुछ भी कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। लेकिन नोटबंदी को जो डिसीजन था, जो निर्णय था, जो तरीका था, वो सही बताया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर अभी चर्चा में बहुत रहा है, न्यूज़ में आपने सुना भी होगा। सम्मेद शिखर याद रखिएगा, ये जैनों से संबंधित एक तीर्थ स्थल है। ये एक पहाड़ी पर है, वो पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है। ये जैनों का पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल, गिरिडीह जिला झारखंड में। ठीक, याद रखिएगा। अभी क्या हुआ कि थोड़े दिन पहले ही झारखंड सरकार ने इसको पर्यटन स्थल घोषित किया। तो पर्यटन स्थल घोषित किया तो उसमें जैन संप्रदाय जो है वो उन्होंने बहुत मतलब विरोध किया है। अभी देखिए आप, काफ़ी विरोध चल रहा है उसका, पूरे भारतवर्ष में विरोध चल रहा है। उनका मानना था कि यहाँ पे अगर हम बेसिकली जैन क्या है कि एक तो अहिंसा प्लस जो वेज, मतलब वो बिल्कुल भी वेजिटेरियन और ये सब चीज़ें ना, तो वो इस सब चीज़ों से को लेकर बहुत मतलब उसमें में है कि सदमे में है कि वहाँ पे अगर इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया और फिर वहाँ पे लोग आएंगे, तरह तरह के लोग आएंगे, तरह तरह के मतलब खान पान ये वो सब, तो थोड़ा सा उन्होंने, क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ ये मामला है इसलिए ये इसका विरोध किया जा रहा है। याद रखिएगा, जैन धर्म में तीर्थंकर का जो जैन दर्शन में तीर्थंकरों का वो है। ठीक है, तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24वें कौन हुए थे? स्वामी महावीर, याद रखिएगा। और पहले कौन थे वो भी ध्यान रखिएगा, आदिनाथ या ऋषभदेव, उनको ऋषभदेव या आदिनाथ दोनों बोलते हैं। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया इसमें। तो ये कहाँ पे है सम्मेद शिखर, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है, ये 5 स्टार टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्कर्ष 2.0 योजना किसके द्वारा चलाई गई है और क्या है वो देखते हैं। RBI ने इसका सेकंड फेज़ स्टार्ट किया है। RBI ने ये पहला फेज़ इसका 2019 में शुरू किया था। बेसिकली ये नियामक, रेगुलेटरी और ये पर्यवेक्षी तंत्र है एक तरीके से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उत्कर्ष 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो RBI द्वारा। RBI के बारे में जान लीजिए, कुछ स्टैटिक GK जान लीजिए क्योंकि महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले जानिए कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो 1 अप्रैल 1935 में RBI एक्ट 1934 के तहत किया गया था इसका। ठीक है, इसका कोलकाता में किया गया था और 1937 में इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था इसका हेडक्वार्टर, और जो कि अभी तक वहीं पर है। ठीक, ये याद रखिएगा। ठीक है, वहीं है। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये 1 जनवरी 1949। ये भी पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। आज का एक प्रश्न है, आप बताइएगा SBI का नेशनलाइजेशन कब किया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में इसको बैंकों का बैंकर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बैंकों को ये पैसा देता है। मौद्रिक नीति आपने सुना होगा, मॉनेटरी पॉलिसी ये जारी करता है। जो रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR वगैरह ये सब डिसाइड कौन करता है? यही तो करता है RBI। अभी इसमें जो गवर्नर हैं कौन है? अभी शक्तिकांत दास हैं एक गवर्नर, और 4 जो है ये डिप्टी गवर्नर भी हैं। ठीक, इन्हीं जो डिप्टी गवर्नर्स होते हैं इन्हीं में से जो है वो आगे इनको गवर्नर प्रमोट किया जाता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। RBI के बारे में इतनी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोकायुक्त विधेयक। देखिए, लोकायुक्त राज्यों में होता है और लोकपाल जो है वो नेशनल लेवल पे होता है। तो देखिए अभी महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है, महाराष्ट्र सरकार ने एक लोकायुक्त विधेयक पारित किया है जिसके अंडर में CM और कैबिनेट, पहले क्या था कि CM और कैबिनेट को एक्सक्लूड करके रखा था लोकायुक्त से, लेकिन अभी जो विधेयक पास किया है तो ये पहला राज्य बन गया है जिसने चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री और कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनको भी उसमें शामिल किया गया है, यानी कि वो भी उसके अंडर में आएंगे। अंडर में आएंगे इन द सेंस का मतलब है कि अगर कुछ कहीं कोई शिकायत मिलती है तो वो उसकी जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला, याद रखिएगा, पहला राज्य बना है इस तरीके से। वाक्य पर जरूर ध्यान दीजिएगा, जिसमें CM और कैबिनेट के सदस्य भी शामिल हैं। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से प्रश्न बना सकता है। कुछ चीज़ें और जान लीजिए इसके बारे में। पहला, देश का पहला लोकायुक्त कानून बनाने वाला राज्य कौन सा था? तो उड़ीसा, 1970 में इसने बनाया था। ठीक है, ठीक,
ये कानून इसने सबसे पहले बनाया था। हालांकि पहला लोकायुक्त नियुक्त करने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र ही है। ये 1971 में ये प्रश्न पूछा गया है। ये वाला प्रश्न इसमें आया है, यूपीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, पीवाईक्यू देखेंगे आपको तो मिल जाएगा ये प्रश्न कि पहला लोकायुक्त नियुक्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। कानून तो बनाया था उड़ीसा ने सबसे पहले, लेकिन नियुक्ति जिसने की थी वो सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार ने ही की थी 1971 में, याद रखिएगा। लोकपाल के बारे में भी याद रखिए। जैसे लोकपाल का आपको याद होगा, अन्ना हजारे ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, तो लोकपाल बिल वगैरह ये सब आया इसी परिप्रेक्ष्य में किया था, लोकपाल और जो ब्लैक मनी और इन सब चीज़ों में मिलकर ना। तो देखिए लोकपाल का बिल आया, लोकपाल एक्ट 2014 पारित हुआ। प्रथम लोकपाल जो है नियुक्त किए गए थे पीसी घोष, याद रखिएगा, पिनाकी चंद्र घोष, इनका नाम याद रखिएगा, पहले थे ये। ठीक है, अभी कौन है? अभी इनको एडिशनल कार्यभार दिया गया है, जो अभी हैं वो हैं जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। ठीक, ये याद रखिएगा, ये मई 2022 में इनको नियुक्त किया गया था। तो पहले ये थे पिनाकी चंद्र घोष और अभी कौन है करंट में? जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 8 से 10 क्वेश्चन थे ये बेसिकली मैंने इसमें, इसके साथ ही मैंने स्टैटिक पोर्शन भी कवर किया है, तो आपके 20 से 25 प्रश्न तो ऐसे ही मतलब कवर हो गए। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरीके के जो भी वीडियोस आएँ उनको उनकी नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलती रहे। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। अभी देखिए डेट्स आ गई हैं। ठीक है, आपको एक लक्ष्य मिल चुका है। अगर आप यूपीपीसीएस के लिए फोकस्ड हैं तो उसको लक्ष्य को ध्यान में रख के तैयारी कर दीजिए, अभी शुरू कर दीजिए, एकदम युद्ध स्तर पे तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, पहले हम सोच रहे थे कि जून में होगा एग्ज़ाम, लेकिन अभी तो देखिए मई, मतलब 14 मई को ही कर दिया है यूपीपीसीएस। ठीक है, 14 मई को। तो उस तरीके से अब आप समझिए कि बहुत कम समय बचा हुआ है, 4-4.5 महीने बचे हुए हैं। तो आप उसको एकदम बहुत ही युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दीजिए। टेस्ट लगाइए, 20 से 30 प्रश्न डेली लगाइए। ठीक है, जब 1-2 महीने रह जाए तो आप उसको और भी बढ़ा सकते हैं डेली। ठीक है, लेकिन वीकली भी आप एक टेस्ट लगाइए, फुल मॉक टेस्ट लगाइए वीकली। ठीक है, सेक्शनल के साथ साथ फुल मॉक टेस्ट भी लगाइए। तो चलिए ये सब है, देखता हूँ बीच में मैं एक आपको बढ़िया सी स्ट्रेटजी वीडियो दूंगा जिससे कि आप अपना जो है प्री आपका एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 1-2 दिन में मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।